हेलो फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 आपका पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी पार्ट 1 का नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से आपका दिया हुआ है। तो 11 से यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 11 में यहाँ दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं के सेंस में क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन दिया गया नहीं है, इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे आपके देखेंगे 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बी में आपका दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे और मैंने भी बताया बहुत बार कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपका जीन पियाजे का अवस्था है। किनका अवस्था है? तो जीन पियाजे महोदय का। तो जीन पियाजे का ये दूसरा स्टेज है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन था 2 से 7 वर्ष का था। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 में यहाँ देखिए क्या बोला गया। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है और वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा आपका पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आत्मकेंद्रण, एनिमिज्म, या फिर आदर्शवाद, या फिर प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनिमिज्म हो जाएगा। एनिमिज्म की ओर वो संकेत कर रहा है। और वैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जैसे पूर्व संक्रियात्मक, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसका जो स्टेज आपका देख रहे हैं ये आपका 2 से 7 वर्ष के बीच में है। यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में आपका कौन सा हो जाएगा? एनिमिज्म। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में देखिए बोला गया, ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म तंत्र के, या फिर बृहद बाह्य तंत्र के, या फिर बृहद, या फिर समय तंत्र के। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सूक्ष्म तंत्र के। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में बोला गया, निम्नांकित में से कौन सी स्वालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि शिक्षण की एक विधि, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, PECS, जिसको हम लोग बोलते हैं चित्र आदान प्रदान संचार पद्धति, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि संचार सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चित्रों के माध्यम से चिन्ह या कार्ड का प्रयोग करते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग इसमें सीखते हैं। तो आपका जो ये सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है। यानी सिगमंड फ्रायड के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि सिगमंड फ्रायड यहाँ पे क्या बोलते हैं उसके बारे में दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपका जो सबसे सटीक आंसर जाएगा, फ्रायड के द्वारा बोला गया इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी कि फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बोला था। और वैसे भी जानते हैं कि फ्रायड का जो सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक का था, ये ध्यान रखिएगा सिगमंड फ्रायड का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में बोला गया, निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में मस्तिष्क उद्वेलन, या प्रोमप्ट है, या फिर सलाह, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, प्रोमप्ट। यानी कि इसका तात्पर्य होता है कि एक विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। ये जो आपका दिया हुआ है बढ़ाने वाले संकेतों से होता है।
तो ये आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। इन संकेत के रूप में होता क्या है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को फ्लैश कार्ड हो गया, चित्र या फिर अन्य दृश्य जो होता है या फिर संचार साधन जो होता है संसाधन वो उपलब्ध कराया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। इनसे बच्चे जो होते हैं सही अर्थ को समझ पाते हैं और उसका जो आंसर होता है उसको आंसर टिक करने में उसे आसानी होती है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में बोला गया मॉडलिंग आधारित है। अब जैसे ही यहाँ पे मॉडलिंग की बात आई तो ये आपका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। इसी पे आधारित है कौन सा, तो मॉडलिंग। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। शेपिंग की संकल्पना दी गई है। अब यहाँ पे देखिए शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया वो देखना है। तो जैसे ही शेपिंग आएगा आप किसी को नहीं, डायरेक्ट स्किनर महोदय, यानी कि स्किनर जो थे शेपिंग को एक विधि के रूप में यहाँ पे दिए थे, जिसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्वलन के आधार पर लाया जाता है। यानी पुनर्वलन जो जानते हैं कि रिन्फोर्समेंट, वो भी आपको पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा बहुत अच्छे से किया था। तो जो भी नहीं देखे वो इस चीज़ को आप पिछले वीडियो के माध्यम से आप देखकर समझिएगा। तो शेपिंग की संकल्पना किसने दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा स्किनर महोदय। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं संज्ञान। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में आपका बोला गया है पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यूँ समझिए तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिन पियाजे से रिलेटेड आपको बहुत सारी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि समंजन। समंजन जो है जिन पियाजे के अकॉर्डिंग ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट आप देखिए कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे नैतिक विकास, एक बार नहीं कितने बार वीडियो में ये चीज़ आप जानते होंगे कि जैसे ही नैतिक विकास की चर्चा होगी आपका कौन सा होगा, वो ध्यान देने वाली बात है। निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और सही से आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि नैतिक विकास के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो ये था CDP का पार्ट 2। अब इसका पार्ट 3 जो कि बहुत जल्द आने वाला है, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।